Welcome to the class of English essay, ladies and gentlemen, and this is lecture number 3. And today we are formally starting our work in which we will write, and your regular work will be assessed with a voice note feedback through WhatsApp. सो पैराग्राफ राइटिंग हम आज पढ़ रहे हैं और जिस पैराग्राफ राइटिंग की हम आज बात कर रहे हैं दिस इज नॉट पैराग्राफ राइटिंग रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ उसकी भी बात नहीं होगी, ना ही कंक्लूडिंग पैराग्राफ उसकी बात होगी। तो फिर किसकी बात होगी? आप इमेजिन करें कि एक ऐसे है 20 पैराग्राफ का, उसमें एक इंट्रोडक्टरी, एक कंक्लूडिंग पैराग्राफ है, बीच में जो 18 बॉडी के पैराग्राफ्स हैं वो किस तरीके से लिखे जाएंगे? दिस पैराग्राफ राइटिंग स्पेसिफिकली कवर्स दैट वेरी थिंग, उसके ऊपर बात करेगी और किसी चीज के ऊपर बात नहीं होगी। सो व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई वांट टू बी वेरी क्लियर फ्रॉम द वेरी आउटसेट, कैसा ना हो कि जब ये लेक्चर खत्म हो तो आपके सवाल हो कि सर इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में थीसिस स्टेटमेंट कहाँ पे होता है, हालांकि वो तो हमने आज पढ़ा ही नहीं है, या थीसिस स्टेटमेंट की डायनामिक्स क्या है। पैराग्राफ राइटिंग में हम पहले तो थ्योरेटिकली थोड़ा सा चीज़ों को देखेंगे कि पहले तो हम समझें कि पैराग्राफ है क्या, ये जो हम बॉडी के पैराग्राफ्स कहलाते हैं। अक्सर टीचर्स ये समझा लेते हैं, कोई कोई हाथी बना लेते हैं, कहते हैं ये जनाब ये है जो उसका हेड है, ये बस इंट्रो है, ये टेल है उसका, ये कंक्लूजन, और बीच में जो हाथी है और बस वो बॉडी पैराग्राफ है। नो, ऐसा राइटिंग इज बियॉन्ड हाथी एंड अदर एनिमल्स, ऐसा राइटिंग इज अ सीरियस बिजनेस। Paragraph है क्या? It is basically a piece of prose that focuses अवेश है अवेश that focuses one idea at one time. ऐसे ऐसे राइटिंग में पैराग्राफ हम ऐसे पीस ऑफ प्रोज को कहते हैं जो कि एक आइडिया की गुफ्तगू एक टाइम पे कर रहा हो। जिससे मुराद ये भी है कि हम एक जब आइडिया डिस्कस करें तो हमारी सारी गुफ्तगू उसी एक आइडिया के बारे में हो, उससे आगे पीछे ना हो। मिसाल के तौर पर हम बात कर रहे हैं फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिस्ट वायलेंस इन पाकिस्तान, तो हमारी सारी गुफ्तगू इस आइडिया तक ही महदूद होनी चाहिए कि इन व्हाट मैनर डू फॉरेन एजेंसीज क्रिएट हैवक इन पाकिस्तान or for that matter any other country and foment violence। तो पैराग्राफ राइटिंग बेसिकली इस एक आइडिया के ऊपर बात करने का नाम है कि हम एक टाइम पे एक आइडिया के बारे में ही डिस्कशन करें। लेकिन सवाल पैदा होता है कि पैराग्राफ हमें चाहिए क्यों? Why do we need paragraph in first place? देखिए पैराग्राफ की हमें ज़रूरत पड़ती है बिकॉज ऑफ डिफरेंट रीजंस। सबसे जो पहला रीज़न है वो राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू का है। वो रीज़न क्या है कि भाई अगर आप एक चीज़ लिख रहे हैं तो इट शुड बी अबंडेंटली क्लियर। और वो कैसे हो सकती है? जब आप एक पॉइंट एक जगह पे बयान करें। एक एसेस्ट को या एक राइटर को मल्टीपल आइडियाज एक ही टाइम पे आ रहे होते हैं। सो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ ऑल दिस? व्हाट इज द सोल्यूशन टू ऑल दिस? इसका सोल्यूशन ये है कि भाई इन तमाम तर आइडियाज को कंपार्टमेंटलाइज किया जाए, इन तमाम तर आइडियाज को डायसेक्ट किया जाए और पैराग्राफ्स में कन्वर्ट किया जाए ताकि हम हर एक आइडिया को इफेक्टिव एंड एडिक्वेट मैनर में बयान कर सकें। तो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पैराग्राफ है वो इस हवाले से इम्पोर्टेंट है। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फ्रॉम रीडर्स परस्पेक्टिव। रीडर के हवाले से अगर हम देखें तो पैराग्राफ इज इक्वली इम्पोर्टेंट कि जाहिर सी बात है कि सारी बातें मिक्सड अप मैनर में लिखी गई होगी, तो हम कैसे समझेंगे कि भाई क्या बात की गई है और क्या बात नहीं की गई, या कौन सी बात की गई है और किस हद तक जस्टिफाई भी की गई है या जस्टिफाई नहीं की गई। So, paragraph writing from the point of view the reader is essential कि हम mixed ideas को जज नहीं कर पाते, हम सिर्फ उन आइडियाज को जज कर पाते हैं जो आइडियाज एक स्टेप बाय स्टेप मैनर में, जो आइडियाज सिंक्रोनाइज्ड मैनर में बयान किए गए हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कि पैराग्राफ इज द बेसिक यूनिट ऑफ एसे।
अगर आप पैराग्राफ राइटिंग के बारे में क्लियर नहीं है, आई डोंट थिंक देयर कैन बी एनीथिंग यू कैन बी क्लियर अबाउट। कोई और ऐसी चीज ही नहीं है जिसके बारे में आप इतने ज्यादा क्लियर हो एंड यू मे होल्ड अ वेरी क्लियर कट ओपिनियन रिगार्डिंग एनीथिंग। पैराग्राफ राइटिंग में बेसिकली दो मॉडल्स हैं। लेंथ के हवाले से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स पूछते हैं कि सर जो CSS में हमें कॉपी मिलती है 27 लाइनें हैं उसकी, तो हमें कितना पैराग्राफ लिखना चाहिए। काफ़ी सवाल करते हैं कि सर कितने सेंटेंसेस होने चाहिए। अब मैं इसके बारे में तो नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी लोग सिंपल सेंटेंस लिखते हैं, काफ़ी कंपाउंड और काफ़ी लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस लिख सकते हैं। व्हाट आई कैन रिकमेंड यू इज़ कि यार आप ऐसा कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ अ पैराग्राफ शुड बी गवर्न बाय दीज टू मॉडल्स। उनमें एक मॉडल है जो कि आपने फॉलो करना है, दूसरे मॉडल को आपने फॉलो नहीं करना। मॉडल ए फॉर एग्जांपल है जिसमें आपके तमाम तर पैराग्राफ्स एक सटल बैलेंस में लिखे गए हैं, यानी कि उन पैराग्राफ्स में ऑलमोस्ट आइडियाज इक्वली सब्सटेंशिएट किए गए हैं। उनमें जो फोकस है आपका बात का वो सब बातों के लिए इक्वल है। यू डू नॉट से कि एन आर्गुमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड हेंस शुड बी एक्सप्लेन्ड एट ए ग्रेटर लेंथ, या कोई आइडिया अनइम्पॉर्टेंट है एंड हेंस इट शुड नॉट बी एक्सप्लेन्ड। नो, ऑन दी अदर हैंड जो आपको सेकंड टाइप मिल रही है उसमें एक पैराग्राफ है जो कि कंपैरेटिवली ठीक है, सेकंड पैराग्राफ है वो बहुत ही बड़ा है, थर्ड पैराग्राफ है बिल्कुल ही छोटा है। अब जब आप प्लान बी फॉलो करते हैं इन योर पैराग्राफ राइटिंग तो एक गलत इंप्रेशन पहले ये आ रहा होता है। नंबर वन कि यहाँ तो आपको सारे आइडियाज इक्वल मैनर में एनालाइज ही नहीं करने आ रहे थे, इस वजह से चंद पैराग्राफ बहुत ज्यादा हो गए, चंद कम हो गए। देखे ना, पैराग्राफ नंबर 2 इट्स ओवरली लेंथी, 1.5 पेज तक चला गया है। क्या जरूरत थी? क्या इस एक पैराग्राफ के नंबर बाकी पैराग्राफ से ज्यादा है? क्या ये आइडिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो दीगर आइडियाज है वो इम्पोर्टेंट है? सेकेंडली, ये भी हो सकता है कि इससे ये इंप्रेशन क्रिएट हो कि आपके जो चंद आर्गुमेंट्स थे वो आपके नजदीक बड़े जबरदस्त थे और बाकी जो आइडियाज थे वो इतने रेलिवेंट नहीं थे आपके लिए कि उनको इतना एडिक्वेट टाइम दिया है। थर्ड, ये कि इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है। देखे ना, अगर आपने इक्वली सब पैराग्राफ लिखे हैं तो इट मींस यू आर गुड एट टाइम मैनेजमेंट। आपने इस मॉडल बी में पहला पैराग्राफ चलें ठीक लिखा, सेकंड ओवरली लेंथी किया, थर्डली आपने क्विकली कंक्लूड किया। जैसे काफी सारे एस्पायरेंट्स करते हैं विद इन एग्जाम रूम कि उनके शुरू वाले पैराग्राफ तो बड़े मैच्योर तरीके से लिखे होते हैं, लेकिन उनके जो आखिरी पैराग्राफ्स होते हैं ना वो कोई 6 लाइनों का, 4 लाइनों का, 3 लाइनों का, यानी कि पैराग्राफ शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता है। दिस इज वेयर अगेन आई वुड फोकस व्हाट आई टोल्ड यू इन फर्स्ट पॉइंट कि आपकी बात शुरू होने से पहले ही खत्म हो रही है। Why this should not be the case? अगर आप ये करेंगे पैराग्राफ राइटिंग में तो इट इज यू who would be at the receiving end. नेक्स्ट, पैराग्राफ राइटिंग का स्कोप हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि किस बात के ऊपर पैराग्राफ लिखा जाता है। देखें, याद रखें, पैराग्राफ इज रिटन ऑन ओनली वन आइडिया। एक ही कंट्रोलिंग आइडिया होना चाहिए। सिंगल बर्डन ऑफ प्रूफ मस्ट कवर द पैराग्राफ। अब सिंगल बर्डन ऑफ प्रूफ आपको थोड़ा सा नया वर्ड लगे शायद, लेकिन उसमें जो सीधी सादी बात है वो यही है कि आपने इंश्योर ये करना है कि the pivot of the paragraph should be one underlined idea। जैसे मुराद है कि कोई एक सब एस्पेक्ट हो, कोई एक सब एंगल हो या कोई एक सब पार्ट हो। उसके मिसाल यूं ले सकते हैं, देखें ये आपके पास एक है टॉपिक, ये है आपके पास उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स। जैसे टॉपिक है टेररिज्म, आपके पास है इसके एस्पेक्ट्स कॉजेज, इफेक्ट्स, सॉल्यूशंस, और फिर आपके पास जो सब एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं? Absence of rule of law, weakness of coercive state apparatus, states indifference to demand to people's legitimate demands, the role of hostile foreign hands, etc. यहाँ इफेक्ट्स में आपको अनस्टेबल पॉलिटी, फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी, वीक सोसाइटी, tarnished इंटरनेशनल इमेज, यहाँ सॉल्यूशंस में आपको बकाया 4 सॉल्यूशंस। माय पॉइंट इज कि ये जो आपको 4 multiplied by 3 12 आइडियाज नजर आ रहे हैं।
रहे हैं, ये बेसिकली 12 सब ऑस्पेक्ट्स हैं। और चूंकि एक पैराग्राफ के ऊपर एक सब ऑस्पेक्ट के ऊपर एक पैराग्राफ लिखा जा सकता है, सो आपने इंश्योर ये करना है कि इन 12 सब ऑस्पेक्ट्स के ऊपर 12 पैराग्राफ लिखने हैं। If you are in a living exam room scenario or writing an essay, आपको मैं समझाना ये था कि what do we mean, what does it mean from what is aspect and what is sub-aspect. Aspect is a broader area in which we break a particular topic, and sub-aspect is basically that major idea into that broader domain that can be used to justify a particular side of the debate. तो कंक्लूजन इस बात का क्या हुआ कि हमने बात कर ली कि भाई द स्कोप ऑफ पैराग्राफ is to focus single sub aspect at one time, so you need to write one paragraph at one time. अब अगेन अभी आप रिफ्लेक्ट करें ये जो पैराग्राफ राइटिंग है इसकी डेफिनेशन को, कि फोकस क्या था। पहले फोकस ये था कि अच्छा जो पैराग्राफ राइटिंग है उसमें एक आइडिया एक टाइम पे लिखा हुआ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमने क्या देखा है, यहाँ पे कभी कभार ये मतलब ये तो हमने चैलेंज डायसेक्ट किए। कभी कभार जो एग्जामिनर रिपोर्ट में बात की गई है वो ये है कि भाई काफ़ी सारे एस्पायरेंट्स ऐसा कर लेते हैं कि जो उनके आइडियाज हैं वो इस तरीके से लिखे हुए होते हैं कि तीन तीन जो सम एस्पेक्ट्स हैं वो एक ही जगह पे लिखे होते हैं। नो, यू शुड नॉट बी डूइंग सो। ऐसे तो आप अपनी डिबेट को मिक्स अप कर रहे होंगे, एंड यू शुड नॉट बी मिक्सिंग अप योर डिबेट। The clearer your debate is, the clearer your analysis is, the easier it would be for you to pursue any type of analysis. पैराग्राफ के कंपोनेंट्स की अब हम बात कर लेते हैं। पहला कंपोनेंट है पैराग्राफ का हेड, सेकंड है बॉडी, एंड थर्ड इज टेल। ये तीन बेसिकली कंपोनेंट्स हैं पैराग्राफ के, जिसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपके सामने तो वही हेड सिंपली मींस टॉपिक सेंटेंस। दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ योर पैराग्राफ। मतलब पैराग्राफ के जुमले होते हैं ना कोई 8 या 10, तो जो पहला जुमला होता है उसे हम टॉपिक सेंटेंस कहते हैं। और इसका जो फंक्शन है वो आपने याद रखना है कि इसका जो फंक्शन है वो ये है कि इट मस्ट मेंशन द मेन आइडिया और मेन सब एस्पेक्ट। जब तक ये आप पहले जुमले में नहीं बता रहे कि आप किस आइडिया के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं, तब तक आपके लिए इट वुड बी ऑफ नो मॉरटल यूज टू reflect what you are going to discuss. Secondly, we have body. Body basically simply means कि आपने जो पहला टॉपिक सेंटेंस लिखा है, पहला मेन सब आइडिया लिखा है, आप उससे अच्छे तरीके से डिस्कस करें, एक्सप्लेन करें, लेकिन आपने अपने बर्डन ऑफ प्रूफ से बाहर नहीं जाना। आपने मसलन बर्डन ऑफ प्रूफ क्या लिया था? टॉपिक सेंटेंस आपने लिखा, फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। आपने इसी बात तक ही रहना है अपने पैराग्राफ में। यू डू नॉट नीड टू मूव आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर डोमेन। आपने से बाहर नहीं जाना। दिस वुड बी क्वाइट चैलेंजिंग फॉर यू. This would be not only challenging for you, but would be against the very spirit of, let's say, the writing. Then we have tell of paragraph. Tell simply means it is the last sentence of a paragraph. Second, it starts with a transitional word. यानी कि जब भी आपने लिखना है ना ये क्या नाम है आपका concluding sentence, तो आपने ये चीज़ इंश्योर करनी होगी बाकायदा तौर पर कि भाई आपके कंक्लूडिंग पैराग्राफ में ये जो आपके जो पैराग्राफ है उसमें जो आखिरी सेंटेंस है, जैसे हम कंक्लूडिंग सेंटेंस है ये कह रहे हैं, इट स्टार्ट्स विद दीज वर्ड्स, thus, hence, therefore, this shows that, this indicates that, this proves that, etc. सेकंड, आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में वही बात करनी है जो कि आपने टॉपिक सेंटेंस में की है। So to say, concluding sentence bounces back what is discussed in your topic sentence. आप थोड़ी सी correct कर लेंगे, मैंने जहाँ पे word लिखा है body, तो जो बात आपने टॉपिक सेंटेंस में की है वही बात आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में करनी है।
एंड इट इज अ मेमोरी टेक्निक फॉर रिकैपिचुलेशन। रीडर को लगे कि अच्छा आपने एक आइडिया स्टार्ट किया, उससे एनालाइज किया, नाउ यू हैव कंक्लूडेड दैट। ये नहीं होना चाहिए कि पता ही नहीं चले कि एक आइडिया शुरू कहाँ पे हो रहा है, खत्म कहाँ पे हो रहा है। एक होता है जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि जी बातों का सर पैर है ही नहीं। जो शुरू की है जैसा होता है ना आम डिस्कशन के शुरू होती है बात के लिए हमें पढ़ाई करनी चाहिए और ख़त्म होती है इस बात के ऊपर कि यार जो क्रिकेट मैच है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान वो बड़ा बड़ा टाइम हो गया, वो नहीं हुआ, वो होना चाहिए। अब देखें फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड एंड वेयर यू एंडेड दिस डिबेट। So, concluding sentence, it bounces back what is discussed in your topic sentence. It is a memory technique for recapitulation and it starts with a transitional word. आपने कंक्लूडिंग सेंटेंस लिखने में थोड़ा सा ख्याल करना है। मैं आपको अगली स्लाइड्स में समझाता हूँ कि आपने कैसे लिखना होता है। राइट, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। दिस इज अ मॉडल पैराग्राफ, ये आपको नजर आएगा। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने करना है कि you are following sentences. These are as many sentences as you can think of in a paragraph. आपका जो पहला जुमला है ये जिसमें आपने मेन आइडिया मेंशन किया, इसे आप कहेंगे टॉपिक सेंटेंस। हो गया। टॉपिक सेंटेंस के बाद यानी कि फर्स्ट सेंटेंस के बाद ये जो सेकंड सेंटेंस ऑनवर्ड, ये सारे सेंटेंसेस हैं यहाँ तक, ये बेसिकली आपके कहलाएंगे sentences related to the body of it। और ये जो आपका आखिरी जुमला है ये कहलाएगा कंक्लूडिंग सेंटेंस। कंक्लूडिंग सेंटेंस शुरू होगा इस बात से thus, hence, therefore, this shows that, this indicates that, this proves that, this justifies that, and then concluding sentence में आपने वही बात करनी होगी जो कि आपने टॉपिक सेंटेंस में की है। जैसे आपने टॉपिक सेंटेंस में क्या बात कही है, फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म, अज्यूमिंग कि आपने ये बात जस्टिफाई कर ली है अपने बाकी बॉडी के पैराग्राफ्स में, लास्ट सेंटेंस वुड बी hence, yeah, it shows that it is the role of hostile external enemy intelligence agencies that leads to the terrorist violence in country। देखें ये वही बात है, सिर्फ आपने अल्फाज चेंज कर लिए हैं। दिस इज व्हाई वी एक्चुअली स्टडी डिक्शन यस्टरडे। एक्सप्रेशन आप कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, यू कैन से द वेरी सेम थिंग इन मल्टीपल डिफरेंट वेज। आप एक ही बात को बहुत ही मुख्तलिफ तरीकों से कह सकते हैं। राइटिंग इज ऑल अबाउट, जैसे ना गालिब ने कहा था, अंदाज़े बयां बदल लेता है हर बात को, वरना दुनिया में कोई बात नहीं होती। तो अक्सर जो कैंडिडेट्स हैं वो क्या गलती करते हैं, मसलन उन्होंने टॉपिक सेंटेंस लिखा हुआ है पॉवर्टी इज द रीजन बिहाइंड टेररिज्म, कंक्लूडिंग सेंटेंस वो ये लिख लेते हैं कि हेंस गवर्नमेंट शुड डू ऑल इट टेक्स टू एलिमिनेट पॉवर्टी। नो, दिस इज अ रॉन्ग कंक्लूजन, दिस इज टेक्निकली रॉन्ग कंक्लूजन, दिस शुड नॉट बी द केस। आपके कंक्लूडिंग सेंटेंस में ये कैसे हो सकता है कि मतलब आप अपने कंक्लूडिंग सेंटेंस में वो बात करें जो कि आपने टॉपिक सेंटेंस में की ही नहीं है, and then there is a dichotomy between your topic and your concluding sentence? How can they be? This cannot be, this should not be। तो कंक्लूडिंग सेंटेंस और टॉपिक सेंटेंस में आपने इन चीज़ों का बेसिकली ख्याल करना है। अब आज की क्लास में हम पैराग्राफ पूरा नहीं लिख रहे, पूरा हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में लिखेंगे। आज की क्लास में हम बस ये डिस्कस कर रहे हैं हाउ टू राइट अ टॉपिक सेंटेंस एंड हाउ टू राइट अ कंक्लूडिंग सेंटेंस। टॉपिक सेंटेंस के लिए देखें हमने लिखा फॉरेन एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेररिज्म इन पाकिस्तान। तीन चीजें आपके टॉपिक सेंटेंस में होनी चाहिए जिनको मैं एम्फसाइज करना चाहूँगा कि बगैर आप इन चीज़ों के अपना एक सही मैनर में टॉपिक सेंटेंस नहीं लिख सकते। एक है आपका मेन सब एस्पेक्ट जो कि आपने लिखा फॉरेन एजेंसी, हो गया ये। सेकंड आपने लिखा एस्पेक्ट, जैसे ये कॉज है तो हमने लिखा है दे रिस्पॉन्सिबल फॉर।
तीसरी आपने लिखना है टॉपिक टेररिज्म इन पाकिस्तान। तीनों चीजें हो गई। ये तीनों चीजें होनी चाहिए, तभी आपकी जो डिस्कशन है दैट वुड बी अ डायरेक्शनल डिस्कशन। फॉरेन एजेंसीज सब ऑस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑस्पेक्ट, टेररिज्म इन पाकिस्तान टॉपिक, तीनों ये ट्राई का बनना चाहिए। एंड द सेम ट्राई शुड आल्सो बी इन योर कंक्लूडिंग सेंटेंस। पहले जैसे मैंने कहा कि कंक्लूडिंग सेंटेंस में क्या होना चाहिए, कंक्लूडिंग सेंटेंस में पहली चीज होनी चाहिए आपका ये जो ट्रांजिशनल वर्ड है जो कि कंक्लूजन को शो करे, देयरफॉर, ये हमने लिखी। इट इज क्रिस्टल क्लियर दैट एक्सटर्नल एनिमी इंटेलिजेंस apparatus, देखें ऊपर हमने क्या बात की गई थी, फॉरेन एजेंसीज। हमने फॉरेन एजेंसीज का यहाँ पे सनाम इस्तेमाल कर लिया, एक्सटर्नल एनिमी इंटेलिजेंस apparatus। ये बेसिकली वही बात कर रहा है जो कि टॉपिक सेंटेंस में भी। टॉपिक सेंटेंस में भी ये तीनों चीजें होंगी, कंक्लूडिंग सेंटेंस में भी ये तीनों चीजें होंगी। शेयर्स इट्स पोर्शन ब्लेम, शेयर्स इट्स पोर्शन ऑफ ब्लेम, यानी कि इज रिस्पॉन्सिबल। अगेन ये क्या हो गया आपका, पहले आपने दिया सब ऑस्पेक्ट, फिर आपने लिखा ऑस्पेक्ट, और आखिर में आपने लिखा ऑफ टेररिज्म इन कंट्री। ये हो गया। इसमें आपने लिखा बेसिकली टॉपिक। तो योर टॉपिक सेंटेंस and your concluding sentence must have a symmetry, उनमें कोई रिलेशन तो होना चाहिए ना। कैंडिडेट्स किस तरीके से लिखते हैं कंक्लूडिंग सेंटेंस, क्या गलती करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वो लिखते हैं कि therefore it is the responsibility of the government to wipe out the role played by foreign agencies in regarding terrorism in Pakistan. No, this is a wrong, technically wrong sentence. Grammatically आपने ठीक लिखा है, but on technical side this is not okay. You need to be very good, not only from the grammatical side of the debate, but also from the technical side of the debate. So, आपने इन चीज़ों का ख्याल करना है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज़ की तरफ कि अब आपका होमवर्क क्या बन जाता है। होमवर्क आपका ये बन जाता है कि आपने इंश्योर करना है कि कल कोई 10 से 12 टॉपिक सेंटेंसेस और जो कंक्लूडिंग सेंटेंसेस हैं उनको लिख के आ रहे हैं, और उन कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में उन टॉपिक और कंक्लूडिंग सेंटेंसेस में आप एग्जैक्टली यही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं जो कि मैंने आपको अभी रिकमेंड की है। इट शुड नॉट बी बियॉन्ड दिस, इट शुड नॉट बी बिलो दिस, इट शुड बी बिटवीन व्हाट आई हैव डिस्कस्ड है, राइट। अच्छा, आपने इंश्योर ये करना है कि मसलन अगर आपको खुद से नहीं मिल रहे कोई सब एस्पेक्ट्स, तो ये जो 12 सब एस्पेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं इनको आपने इस्तेमाल करना है, एंड दैट विल बी ओके, राइट। आपके पास आप इनकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनके ऊपर ये 12 आपके पास सब एस्पेक्ट्स हैं। आपने इनके ऊपर एक टॉपिक सेंटेंस, एक कंक्लूडिंग सेंटेंस बनाना है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से मैंने आपको इस स्लाइड में शो कराया। हाउ टू राइट अ टॉपिक सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस, आपने ये वर्ड लिखना है, टॉपिक सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस, एटसेट्रा। ओके, so this is all about today's discussion, and you can ask any question if you have, and if you are clear about homework, then on this note we end today's class.